भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया। ये सीज़ फायर एग्रीमेंट के बाद भारत के लोग बहुत निराश हैं, कहते हैं जस्टिस इज़ नॉट सर्व्ड। इसके साथ साथ अमेरिका यहाँ पर कूदता हुआ कह रहा है कि ये सीज़ फायर एग्रीमेंट हमने कराया। अमेरिका एक लेवल पर आगे जाकर आज सुबह की टिप्पणी देता है कि हम अब दोनों देशों के साथ व्यापार करेंगे। इसके साथ साथ जो IMF है, दैट इज़ इस्लामिक मुजाहिदीन फंड, उसने हाल ही में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज दिया और अमेरिका उस बेल आउट पैकेज के समर्थन में था। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं जिसको लेकर खास करके भारत के लोग निराश हैं, वो सबसे ज़्यादा ये हैं कि ये एक अपॉर्चुन टाइम था। इस अपॉर्चुन टाइम में हमने POK का बदला लेकर POK को वापस क्यों नहीं लिया, हमने बलूचिस्तान को क्यों नहीं तोड़ा, खैबर पख्तूनख्वा अलग क्यों नहीं किया, सिंधु देश अलग क्यों नहीं किया। खैर, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको आई बिलीव कि कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी अगर हो, जो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आपको मैं दूं, उसके बाद शायद आप चीज़ों को बेहतर समझ पाओगे। सबसे पहले समझने की आवश्यकता ये है कि ये पूरा गेम स्टार्ट हुआ क्यों। ये पूरा गेम इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान ने भारत के पहलगांव में आकर टूरिस्ट के ऊपर हमला करके उनको मारने की कोशिश की। ये जो टूरिस्ट की हत्या पाकिस्तान ने की, जो कि उसने अपने लश्कर तैयबा के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट के थ्रू करवाई, उसका एक रिवेंज और रेट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि भारत अब उस प्रकार का भारत तो था नहीं कि जिस प्रकार से कि भाई आप जब आएँ टेररिस्ट अटैक हमारे यहाँ करें, हम चुपचाप बैठे रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि नहीं आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर इस कॉन्टेक्स्ट में कंसेप्चुलाइज किया गया कि पहली बात तो जिस प्रकार से पहलगांव हुआ है उसका एक रेट्रीब्यूशन पाकिस्तान को दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ये था कि हम एक नॉन एस्केलेटरी तरीके से पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं, जहाँ पर वो टेररिस्ट्स को पालता है, उन टेररिस्ट को वो रखता है, वहाँ पर उस जगह पर जाकर एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड सर्जिकल ऑपरेशन करें। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब ये गतिविधि को अंजाम दिया गया तो पाकिस्तान के साथ रिवेंज पूरा हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान ने सबसे पहले तो चीज़ को एस्केलेट करने की कोशिश करी। उसका एस्केलेशन लैडर में एक स्टेप ऊपर जाने का जो तरीका था वो ये था कि उसने सबसे पहले सीज़ फायर वायलेशन पूंछ के एरिया में किया। पूंछ के एरिया में जो सीज़ फायर वायलेशंस हुए, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सीज़ फायर वायलेशंस हिस्टोरिकली किए जाते थे टेररिस्ट्स को कवर फायर देने के लिए। लेकिन इस बार ये सीज़ फायर वायलेशंस इसलिए नहीं किए गए कि वो बेसिकली टेररिस्ट्स को इन्फिल्ट्रेट करना चाहते थे। ये सीज़ फायर वायलेशन इसलिए किए गए क्योंकि पाकिस्तान दो चीज़ों से निराश था। सबसे पहला वो निराश इसलिए था कि हमने सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ब्लॉक किए हुए थे। सीज़ फायर वायलेशन हमेशा पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ सालों में एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बना हुआ है। दूसरी बात ये थी कि उसने सीज़ फायर वायलेशन करके पूंछ में जब हमारे सिविलियंस को फिर से टारगेट किया, इसके बाद भारत ने दोबारा से एक रेट्रीब्यूशन के तहत एक रिवेंज ऑपरेशन किया और उस रिवेंज ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स थे पहले तो उनको तबाह किया। जब पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स तबाह हुए तो पाकिस्तान को ये चीज़ समझ आ गई कि नेक्स्ट स्टेप पे भारत जो अगर गेम को एस्केलेट करता है एस्केलेशन लैडर में, तो वो हमारे एयर बेसिस के ऊपर फोकस करेगा। इस रीज़न से पाकिस्तान ने एस्केलेशन लैडर में खुद एक कदम ऊपर जाने की कोशिश करी, जिसके तहत उसने टर्किश ड्रोन्स का प्रयोग करके उन ड्रोन्स को भारत में भेजने की कोशिश की। ये जो टर्किश ड्रोन्स आए, टर्किश ड्रोन्स का भारत में इस प्रकार से घुसना, भारत के S-400 की तरफ से उनको नलीफाई निगेट करना, ये एक पूरा सेपरेट डीप विषय जिसके बारे में मैं आपके साथ वीडियो में चर्चा अलग से करूँगा। लेकिन पॉइंट ऑफ द क्रोनोलॉजी ये है कि जब इन्होंने ये टर्किश ड्रोन्स के तहत एक ड्रोन्स का स्वाम ऑपरेशन भारत के खिलाफ किया पिछले 2-3 दिनों में, इसका ऑपरेशन का जवाब भारत ने फिर क्या दिया कि उसी एस्केलेशन लैडर में एक स्टेप ऊपर जाकर पहली बात तो भारत ने ये इंश्योर किया कि जितने भी एयर बेसिस हैं उन एयर बेसिस पे अटैक किया जाए। स्कार्डू से लेकर ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस तक के जितने एयर बेसिस थे उनको तबाह किया गया ऑपरेशंस के तहत। लेकिन आप अगर ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो पहली बात, इस एस्केलेशन लैडर में चीज़ें एक एक स्टेप लेवल पर बार बार ऊपर ही जा रही थी और ये एस्केलेशन लैडर नीचे नहीं आ रहा था। अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो पाकिस्तान ने ये ड्रोन्स का स्वार्म ऑपरेशन किया, इस ऑपरेशन के तहत क्योंकि पाकिस्तान का उद्देश्य केवल ये था कि वो इन स्वार्म ऑपरेशंस के तहत भारत को एक एस्केलेशन लैडर में ऊपर ले जाना चाह रहा था,
इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने फिर एक प्रक्रिया करी। भारत ने ये चीज़ को ऑब्जर्व करा कि ठीक है, अगर आप एस्केलेशन लैडर में ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर हम भी उस एस्केलेशन लैडर के अंदर और ऊपर जाकर टैक्टिकल डोमिनेंस और एस्केलेशन डोमिनेंस मेंटेन करेंगे। जब भारत ने इस प्रकार की प्लानिंग को चालू करा, इसी दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि जो इस्लामिक मुजाहिदीन फंड IMF है, उसने बेसिकली क्या किया कि पहली बात तो एक लोन सैंक्शन करके बेल आउट पैकेज देकर पाकिस्तान को पूरा का पूरा पैसों से बारिश कर दिया। अब सवाल उठता है कि ये एकदम से क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि अब आप फिर से वापस जाके देखिए कि जो एस्केलेशन लैडर में जब भारत पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को, पाकिस्तान के एयर बेसिस को टारगेट कर चुकी थी, इसके बाद जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं और अमेरिका है और ख़ास करके चाइना है, इन तीनों को ये चीज़ समझ आ गई कि इस एस्केलेशन लैडर में एयर डिफेंस सिस्टम के बाद, एयर बेसिस के बाद अगर तीसरी किसी चीज़ पर टारगेट होगा तो वो होगा इनका डुअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ यूजिंग सिविलियन गार्ब टुडे। यानी कि पाकिस्तान में जितना भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर कहते हैं कि ये सिविलियन है, बट है रियलिटी में वो डुअल यूज़ की सिविलियन प्लस मिलिट्री यूज़। इनको पहली बात तो ये समझ आ गई कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगला टारगेट भारत का एस्केलेशन लैडर में ये होगा। इस रीज़न से सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका पे दबाव डाल के ये बोला कि देखिए भैया, हमारा जो चीन से व्यापार होता है, जो लैंड रूट से होता है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू होता हुआ आता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके तहत हम लोग भी इस समय फ़ायदा उठा रहे हैं, कल को हमारी इकोनॉमीज तबाह हो जाएंगी। तो आप कुछ भी कीजिए, लेकिन बेल आउट पैकेज को साइन करके पहली बात तो IMF के थ्रू पाकिस्तान को पैसा पहुंचाइए, जिसके तहत पाकिस्तान को पैसा मिले, ताकि पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिवली इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्राप्त कर पाए। जैसे ही हमने ये चीज़ को समझने की कोशिश करी कि यूरोपियन यूनियन के ये जो नापाक देश हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि वो चाह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोटेक्शन के तहत उन्होंने जब इस बेल आउट पैकेज को साइन करवाकर पाकिस्तान को दिया, इसके बाद सबसे असली गेम चालू हुआ। क्योंकि जब ये बेल आउट पैकेज आया और पूरा विश्व जब ये चीज़ के ऊपर, और भारत के अंदर भी हमारी मीडिया, हमारे लोग जब इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज क्यों मिला, इसी दौरान भारत की सरकार ने एक कैबिनेट नोट कल दोपहर को बहुत साइलेंटली इशू कर दिया। और वो कैबिनेट नोट IMF के बेल आउट पैकेज के बाद आया, जिसके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं हो रही। कैबिनेट नोट में एक लाइन लिखी थी। कैबिनेट नोट में ये लिखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंसिडर्ड दैट एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म बाय पाकिस्तान फर्दर शैल बी कंस्ट्रूड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। उस पॉइंट का मतलब ये है कि भारत की जो कैबिनेट है, उसने इस चीज़ के ऊपर सहमति बना ली कि यदि पाकिस्तान की ओर से और पाकिस्तान की तरफ से अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई आतंकवादी हरकत भारत में दोबारा करवाई जाती है, तो भारत उसको एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह से ट्रीट करके एग्जैक्ट तरीके से रिटेलिएट करेगा। हमने पाकिस्तान को ये बात इनडायरेक्टली इस एक लाइन के कैबिनेट नोट से कल दोपहर ये बात बोल दी कि आपने अगर एक भी आतंकवादी घटना दोबारा भारत के अंदर अंजाम देने की कोशिश करी, हम उसको एक एक्ट ऑफ वॉर के तहत ट्रीट करेंगे। ट्रीट करके उसके बाद आपको एक वॉर की तरह से रिटेलिएट करेंगे। जैसे ही ये कैबिनेट नोट रिलीज़ हुआ, भारत के अंदर बैठी अमेरिकन एम्बेसी ने इस नोट को तुरंत अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिस में पहुंचाया और वहाँ से स्टार्ट हुई ये सारी प्रक्रिया। उसके बाद क्योंकि जब अमेरिका को ये बात समझ आ गई कि भारत ने इतना इस प्रकार का कठोर कदम अनाउंस कर दिया है, तो उनका सबसे पहले उद्देश्य ये था कि ये पॉइंट मीडिया में बड़े लेवल तक ना पहुँचे। क्योंकि यदि ये पॉइंट अगर मीडिया में कल शाम तक बड़े लेवल तक फैल जाता और कल रात से और आज सुबह तक अगर इस पॉइंट के ऊपर भारत में चर्चा हो रही होती, तो इस समय तक किसी भी प्रकार के गतिविधि को लेकर भारत आज सुबह या कल दोपहर तक एक वॉर डिक्लेयर पाकिस्तान के ऊपर कर बैठता। अमेरिका को सबसे पहले इस चीज़ का डाइवर्जनरी टैक्टिक अपनाना था। अब जाहिर सी बात है कि जब ये मैसेज अमेरिका को पहुंचा तो अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन संघ के देशों को भी पहुंचा, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था कि उन्होंने जो चाइना से ट्रेड करने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सेफगार्ड करने के लिए बेल आउट पैकेज दिलवा दिया था, उस बेल आउट पैकेज दिलवाने के बाद एक चीज़ तो तय हो गई थी
कि उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया था। लेकिन अमेरिका को बस ये था कि किसी भी प्रकार से ये जो पॉइंट भारत ने बोला है, एक्ट ऑफ टेररिज्म इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, ये पॉइंट किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट ना हो। इस पॉइंट को एग्जीक्यूट ना करने के लिए सबसे पहले अमेरिका गतिविधियों में उतरने लगा। उसको लगा कि भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ करने का मतलब है कि सीज़फायर एग्रीमेंट करानी पड़ेगी। पर डोनाल्ड ट्रंप जैसा अनपढ़ आदमी, जिसको इतनी अकल नहीं है, जो अभी आपने 3 हफ्ते पहले स्टेटमेंट देखा उस बेवकूफ़ का, जो ये कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में 1000 साल से लड़ाई चल रही है। अनपढ़ गवार, अगर तेरे को नहीं पता है तो अपना घटिया मुंह बंद रख। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लगता है एक मोमेंट के लिए भी कि वो अनपढ़ आदमी जिसको कश्मीर के बारे में इतना तक नहीं पता है, एक राष्ट्रपति होने के नाते कम से कम आदमी पढ़ लेता है, वो बंदा आज की डेट में सीज़फायर करा पाएगा? नहीं। इशू वो नहीं था, और रियल रीज़न भी वो नहीं था। इशू ये था, जो रियलिटी है, कि जब भारत ने ये स्टेटमेंट इशू किया, जो स्टेटमेंट था कि एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक बॉयज़ क्लब है। ये बॉयज़ क्लब एकदम से एक्टिवेट हो गया, और ये बॉयज़ क्लब ने इवेंचुअली पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ऊपर दबाव डालना चालू किया। और ये बॉयज़ क्लब क्या है? ये है, अब इसको समझिए ये क्या है। पाकिस्तान के बॉयज़ क्लब में एक ऐसा इनफॉर्मल क्लब है जहाँ पर रिटायर्ड और एग्जिस्टिंग सर्विंग मिलिट्री के अधिकारी सब एकजुट कनेक्टेड हैं। इस बॉयज़ क्लब में इस समय 2 लीडर हैं, जिनमें से एक है कमर बाजवा, जो कि पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ, और उससे पहले का रहील शरीफ, जो कि दूसरा आर्मी चीफ है। जब इन दोनों व्यक्तियों ने वो स्टेटमेंट को सुना, उस समय तुरंत इन दोनों व्यक्तियों ने अपने पूरे बॉयज़ क्लब को एक्टिवेट किया। उस बॉयज़ क्लब में फैज़ हमीद है, जो कि पूर्व ISI का चीफ है। फैज़ हमीद के साथ साथ नदीम अंजुम है, जो कि पूर्व ISI का चीफ है। इन दोनों ने तुरंत उस समय संपर्क साधा आसिम मलिक से, जो कि अभी का ISI का चीफ है। फैज़ हमीद, नदीम अंजुम और कमर बाजवा ने मिलकर आसिम मलिक को ये बात समझाई कि देखो, अगर ये चीज़ हुई जो भारत ने अनाउंस ऑफिशियली कर दी है आसिम मलिक, तो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस वाइप आउट हो जाएगा। ये बात को रोकने के लिए उन्होंने आसिम मलिक को पहले अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करी। जब ये चीज़ हो रही थी, उसी समय कमर बाजवा का पुराना संबंध आसिफ अली जरदारी से है। उसने आसिफ अली जरदारी को इमीडिएटली कांटेक्ट कर कर ये बात समझाने की कोशिश करी कि आप पाकिस्तान में एटलीस्ट पॉलिटिकल लेवल पर इस चीज़ को इंश्योर करिए कि एक यूनिटी बननी शुरू हो, क्योंकि हमें आसिम मुनीर के इस हरकत को, जो वो करना चाह रहा है कि भारत को प्रोवोक कर रहा है बार बार टेररिज्म के तहत, उसको रोकना है। और आसिफ अली जरदारी ने तुरंत फजलुर रहमान से बात करी। फजलुर रहमान इस समय पाकिस्तान का एक रेबल राउज़र है, उसके कुछ चचेरे भाई यहाँ पर भी हैं, आप जानते हैं किस प्रकार के। फजलुर रहमान ने इमीडिएटली जो है बलूच लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तून तफवीज़ मूवमेंट और साथ में मुत्तहिद कौमी मूवमेंट के लोगों से संपर्क साधा और बोला कि अगर ये चीज़ ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती है और आसिम मुनीर अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आता है, तो हमें हर हालात में पाकिस्तान में इतने स्ट्रीट प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे जो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं कि इसकी वजह से आसिम मुनीर पागल हो जाए, ये सोच कर कि भाई ये एकदम से इतनी जगहों पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट कैसे चालू हो गए। और जैसे ही ये हो रहा था, उसी समय इस व्यक्ति रहील शरीफ, जो कि पूर्व आर्मी चीफ है, उसने संपर्क साधा साहिर मिर्ज़ा से। साहिर मिर्ज़ा जो है इस समय पाकिस्तान आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। ये बंदे को जब ये बात पहुंचाई गई कि देखिए जो आप कर रहे हैं वो गलत है, आसिम मुनीर को समझाएं। ये बंदा साहिर मिर्ज़ा इस समय आसिम मुनीर का नेमेसिस है। वो इसलिए है क्योंकि साहिर मिर्ज़ा आसिम मुनीर का एक प्रोबेबल सक्सेसर बनने को बहुत उतावला हो रहा है। रहील शरीफ ने, कमर बाजवा ने मिलकर ये बात इसको समझाई कि भैया जो भारत ने बोला है एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर, तू ख़त्म हो जाएगा, इसको आइसोलेट करो। और जैसे ही ये बात हुई तो साहिर मिर्ज़ा ने इवेंचुअली आगे जाकर हसन हायत से बात करी, जो इस समय कोर कमांडर मुल्तान है। उसने आयमन सफदर से बात करी, कोर कमांडर लाहौर। उसने सैयद आमिर रज़ा से बात करी, कोर कमांडर रावलपिंडी।
उसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली इनाम मलिक से बात करी, जो कि इस समय कोर कमांडर कराची है। इन सारे लोगों ने मिलकर एक जो रणनीति अपनाई आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर, वो ये थी कि आसिम मुनीर के जो ये सरफिरे प्लान्स हैं, जिसके तहत वो आगे बढ़कर टर्की जैसी शक्ति के नाम पर और टर्की जैसे देश की अक्कड़ में बैठकर जो वो गतिविधियां कर रहा है, उन गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो भारत ने बात बोली है, एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर, इससे बहुत गहरी समस्या हो जाएगी। कल दोपहर तक परिस्थिति पाकिस्तान आर्मी में ऐसी हो गई थी कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा के देखिए कि जब आसिम मुनीर ने साहिर मिर्ज़ा को फ़ोन लगाकर कुछ बात करने की कोशिश करी तो साहिर मिर्ज़ा ने उसका फ़ोन तक नहीं उठाया। इस चीज़ से एक पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा रूमर फैलने लग गया, मिडल लेवल पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस तक, कि कहीं पाकिस्तान आर्मी में आसिम मुनीर के ऊपर एक मिलिट्री कू तो नहीं होने वाला। जब ये पॉइंट के ऊपर बातचीत होनी शुरू हुई, उसी समय अमेरिका ने फिर से आसिम मुनीर को फ़ोन करके बोला कि देखिए ऐसा है, भारत की जो स्टेटमेंट आई है आप उससे कुछ अंजाम लेकर जो है तुरंत सीज़ फायर कीजिए। रिजल्टेंट कि आसिम मुनीर ने अपने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को बोलकर भारत के डीजीएमओ से बात करवाई और एक सीज़ फायर साइन करी। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये थी कि सीज़ फायर साइन होने के बाद चंद घंटों में सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि आसिम मुनीर हो या ये जितने बड़े अधिकारी हों, ये जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या दूसरी जगहों पर बैठे हैं, इनका कंट्रोल ब्रिगेड लेवल सीज़ फायर वायलेशंस पे नहीं होता। सीज़ फायर वायलेशन लोकल ब्रिगेड लेवल ऑफिसर्स करते हैं। वो डिसीजन को आसिम मुनीर के लेवल से परकोलेट होते होते टाइम लगता है। सीज़ फायर वायलेशन जो कल हुए, आज भी हो सकते हैं, कल भी हो सकते हैं, 2-3-4 दिन चलेंगे शायद, उनका जवाब उनको मिलता रहेगा। लेकिन क्योंकि वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड कमांड कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत चलते हैं, तो इसका इम्प्लीकेशन ये नहीं है पहली बात कि सीज़ फायर वायलेशन मुनीर की तरफ से ऑर्केस्ट्रेट किए गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जैसे देश ने जो यहाँ पर वो नैरेटिव फैलाकर बोलना चाह रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट जीवी आदमी है, जो इस आस में बैठा है कि इस साल के अंत तक मुझे किसी प्रकार से नोबेल पुरस्कार मिल जाए, वो अपने एम्बिशंस को देख रहा है। उसका रोल इस सीज़ फायर अग्रीमेंट में कुछ नहीं है। वरना आप सोच के देखिए कि एक सिंपल लाइन का स्टेटमेंट दे देना कि हमने सीज़ फायर अग्रीमेंट कराया है और हम 2 रातों से जागे हुए थे। भारत और पाकिस्तान जैसे मसले में 2 रातों में कोई सोल्यूशन आता है? ट्रंप जैसा बेवकूफ़ और उसका जो गधा पाला हुआ जेडी वेंस गुप्ता है, उनको बोलो आप अपनी जनता को मूर्ख बनाएं। जो बेवकूफ़ है, यहाँ के लोगों को मूर्ख मत बनाएं, ठीक है? आंखों में सूरमा लगा के वो जो घूमता है ना जेडी वेंस, उसको बोलो कि तुम अपनी जनता को मूर्ख बनाओ, वो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बनी है। सबसे बड़ी चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये जो बॉयज़ क्लब था, बॉयज़ क्लब को लेकर खास करके जो भारत की स्टेटमेंट थी कैबिनेट नोट की, कि दैट एन एक्ट ऑफ वॉर शैल बी परसीव्ड इन फ्यूचर एंड देयर बाय टेररिज्म विल बी मेट बाय वॉर, ये जो पॉइंट भारत ने बोला है, जिसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है, ये है एक्चुअल रीज़न पहली बात तो सीज़ फायर का। खैर, फिर मैं वापस रूट क्वेश्चन पे आता हूँ। रूट क्वेश्चन जिसकी वजह से लोग आज भी इमोशनली, मुझे नहीं समझ आता कि एक मैच्योर भारत जैसे देश में क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। आपको गुस्सा किस बात का है? आपको गुस्सा इस बात का है कि सीज़ फायर वायलेशन हो रहे हैं। घबराइए मत, मैंने जैसा आपको आश्वासन भी दिया, 2 से 3 दिन की बात है, रुकेंगे। दूसरी बात, आप क्या इस बात से निराश हैं कि हमने पीओके वापस नहीं लिया या बलूचिस्तान वापस नहीं लिया? आप मुझे एक समझाने की बात बताइए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर या फॉर दैट मैटर पहलगांव का जो बदला हमने लेना था, क्या वो पीओके के थ्रू लेना था? थोड़ा सा कॉमन सेंस को लगाइए दोस्तों। पीओके जैसी चीज़, बलूचिस्तान जैसी चीज़ जो है, एक मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं होने वाली है। दीज आर नॉट एक्टिविटीज़ ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। अगर बलूचिस्तान में कुछ करना है, पीओके में कुछ करना है, गिलगिट बल्टिस्तान में कुछ करना है, ये सारी कोवर्ट एक्टिविटीज़ हैं। इनको प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के थ्रू किया जाता है। ये टाइप की एक्टिविटीज़ मिलिट्री ऑपरेशंस के तहत नहीं की जाती। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स देश के ये नहीं थे, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स देश के ये नहीं थे और ना हैं।
भारत की मिलिट्री का इन चीज़ों में रोल नहीं है। इस चीज़ को करने के लिए भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW है। तो आपको किस बात की निराशा है? आपको इस बात का फ़क्र नहीं है कि हमने जाकर उन पाकियों को मारा जिन्होंने भारत के खिलाफ इस गतिविधि को अंजाम दिया? आपको इस बात का फ़क्र नहीं है कि आज हमने जाकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स तबाह कर दिए जिससे उनकी एयर सुपीरियोरिटी ख़त्म हो गई? आपको इस बात से फ़क्र नहीं है कि हमने उनके एयर बेसिस तक को टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से वो जो एयर सुपीरियोरिटी लेकर बैठे थे वो नष्ट हो गई? आपको किस बात से खफा है? आपको इस बात से खफा है कि भाई हमने POK नहीं लिया? यार मतलब आप नासमझ प्रकार की बात क्यों करते हैं? क्या POK लेना हमारा इस प्रकार का इस समय ये नेशनल ऑब्जेक्टिव था? नहीं था। हमारा ऑब्जेक्टिव जो था हमने वो पूरा किया, और हमने जो शिफ्टिंग ऑफ द बैलेंस का गेम खेला है, ये जो हमने नई चीज़ आज की डेट में अनाउंस कर दी है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म बाय पाकिस्तान विल बी कॉल्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आप इस चीज़ के खमियाजे को समझ ही नहीं रहे हैं कि इसका जो खमियाजा होगा वो क्या होगा। देखिए, मैं फिर आपको बोल चुका हूँ, अनफॉर्चुनेट रियलिटी हमारे देश की ये है कि एक जगह पर है हमारे यहाँ पर नमूनी गोदी मीडिया। वो गोदी मीडिया गोबर खा के काम करती है, उसके दिमाग में उतनी अकल नहीं है कि वो कुछ इंटेलेक्चुअल चर्चा करे। उसके विकल्प में बैठी है हमारे यूट्यूब पे पप्पू मीडिया। वो देश में इस समय जब ये सब चल रहा था तो वो नैरेटिव चला रहे हैं कि आपातकाल आने वाला है, आपातकाल आने वाला है, क्योंकि उनका लोकप्रिय लड़का जो 55 साल का युवा है वो कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएगा यदि आपातकाल आ जाए तो। वो वैसे भी नहीं बनेगा। आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि देश का उद्देश्य इस समय क्या था, और देश के इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए जो हमने पाकिस्तान के साथ पूरी रणनीति बदल दी कि एन एक्ट ऑफ टेरर विल नाउ बी कॉल्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, इसका खमियाजा आप नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जो भी है, एक बात तय है, इस समय सीज़फायर वायलेशन 2, 3, 4 दिन शायद और चले, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भारत को अब अपने काम पाकिस्तान के अंदर बंद कर देने हैं। मैं पहले भी ये बात को कह चुका हूँ, आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान पे भारत को करना इस समय अनिवार्य नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता। ये मेरी पर्सनल टिप्पणी है, आप शायद मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। मेरी पर्सनल टिप्पणी ये है कि हमें पाकिस्तान के साथ वॉर इसलिए नहीं करनी है कि हमें ग्रोथ पे फोकस करना है, भाड़ में जाए ग्रोथ। हमें पाकिस्तान से वॉर इसलिए नहीं करनी है क्योंकि वॉर इज़ नॉट द आंसर टू अ स्टेट लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लड़ाई लड़ने के बजाय उसके साथ कोवर्ट ऑपरेशन की लड़ाई लड़ना इज़ अ मच बेटर सोल्यूशन। और इनफैक्ट आप इस चीज़ से सहमति और बनाने की कोशिश कीजिए और समझने की भी कोशिश कीजिए कि आज अगर लड़ाई नहीं हुई है तो इससे भारत को आगे जाकर 4 बड़े काम करने का एक बहुत क्लीन स्पेस मिलता है। सबसे पहला उसको काम करने का क्लीन स्पेस ये मिलता है कि इस समय भारत अब अपनी पूरी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट कोवर्ट लेवल पर इजराइल के साथ मिलकर कर सकता है, जिसके तहत वो पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को साइबर ऑपरेशंस के तहत उनके कमांड कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम्स को डेसिमेट कर सकता है। भारत को सारी एनर्जी इस समय अब इस पॉइंट पे लगानी है, पहली बात, कि किस प्रकार से वो साइबर कैपेबिलिटीज़ के तहत, जैसे इजराइल ने ईरान के अंदर स्टक्सनेट के तहत पूरा उनका साइबर के ऑपरेशन की वजह से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्रिपल कर दी, हमें पाकिस्तान के साथ वो करना है। दूसरा, इस समय पाकिस्तान के अंदर पश्तून तफूज मूवमेंट, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी, मुत्ताहिद कौमी मूवमेंट, इन सब का प्रयोग करके एक डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी परपेचुअल लेवल पर क्रिएट करनी है। तीसरा, सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर कोई गतिविधि करनी है तो वो ये है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का प्रयोग करके पश्तून तफूज मूवमेंट, बलूच लिबरेशन आर्मी के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डिस्टेबलाइज करके उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना। और ये जो चीनी साइंटिस्ट से लेकर चीनी इंजीनियर से लेकर चीनी एक्सपर्ट्स वहाँ जाते हैं, इन चाइनीज़ को भी पकड़ के, इन छोटी छोटी आंखों वालों को, इनके अंदर चौमिन भरनी है, इनको भी वहाँ पर मारना है। तो आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम कोवर्ट लेवल पर अपनी गतिविधियों को बढ़ाएं। कोवर्ट लेवल पर हम डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, साइबर ऑपरेशंस एंड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डेसिमेशन एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डिस्टेबलाइजेशन, इन 3 चीज़ों पे काम करें। अगर ये 3 चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं तो 3 चीज़ें भारत को अपने लेवल पर भी करनी है। सबसे पहला, कोवर्ट यूनिट्स बनाकर पाकिस्तान की आर्मी, ISI के रिटायर्ड अधिकारी, खास करके जो ये बाहर रहते हैं, इनको, इनके परिवारों को ठोकना। और जैसा मैंने आपके साथ पिछले भी 1-2 वीडियोज़ में चर्चा करी
कि सबसे पहले हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमें अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव लाकर फर्स्ट यूज़ लाना, और फर्स्ट यूज़ लाने के बाद पाकिस्तान के परपेचुअल रेडीनेस को एक्सप्लॉइट करना। जितने मर्जी वो बेल आउट लेता जाए, सारे बेल आउट को आप वहाँ पर ड्रेन कर दो, आप सिर्फ अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन फर्स्ट यूज़ कर दो। उसके बाद जितने भी बेल आउट्स पाकिस्तान को मिलेंगे, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आज अगर IMF ने बेल आउट दिया है, वो किस हद तक बेल आउट देगी, कितने बेल आउट देगी। एक पॉइंट के बियॉन्ड बेल आउट नहीं आएगा, क्योंकि जब IMF को ये चीज़ समझ आने लगेगी, विश्व को ये चीज़ समझ आने लगेगी कि ये सारे बेल आउट का पैसा जो है अपने न्यूक्लियर रेडीनेस को मेंटेन करने के लिए लगा रहे हैं, वो वहाँ पर बंद कर देंगे देना उसको। तो इन चीज़ों के ऊपर देश को एक सहमति बनानी है। हम सब लोगों को इस समय एक होकर खड़े होना है, और एक होकर खड़े होके ये चीज़ पे सहमति बनानी है कि इस पाकिस्तान जैसे देश के व्यवहार को बदलने के लिए क्या तरीके हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अननोन गनमैन ऑप्शन जो हमेशा से चल रहा था, चलता रहे। वो आज की डेट में सिर्फ टेररिस्ट जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जो हैं उनको फोकस ना करे, बल्कि खास करके ये जो आर्मी ISI के अधिकारी बाहर रहते हैं, इन सबको भी टारगेट करे। आई होप कि इस वीडियो के बाद कुछ आपके दिमाग में थोड़ी बहुत सैनिटी आई होगी, आप इमोशनली कम और रैशनली ज़्यादा सोचेंगे कि हमारा पूरा उद्देश्य था क्या, है क्या, अचीव क्या किया, और ये जो बिग स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ कि एन एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पे आप चर्चा करके दिमाग लगाएंगे। धन्यवाद।